गाइस व्हाट्सअप मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और मेरे लाडलो, तुम लोगों को मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रहा था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली थी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारे अल्कीन्स की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक 2-4 मिनट के अंदर, फिर स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर आने वाले हैं कई सारे मैकेनिज्म, कई सारे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय, आप देख रहे हैं ग्रेविटी सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट थ्री मेंबर्स, यानी कि कौन कौन से हो गए आपके? इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेस। नेक्स्ट 14, इसके बाद में जो अगले 14 मेंबर्स आते हैं, नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर लिक्विड एंड इनसे जो हायर वाले होते हैं एंड द हायर वंस 14, यानी कि देखो 3 मेंबर तो यहां हो गए, 4 कार्बन तक भाई, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, क्योंकि अल्कीन फैमिली में 2 कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 कार्बन वाला मेंबर तो होगा नहीं, 2 से शुरुआत होगी क्योंकि 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन यानी 4 कार्बन तक गैस है। 4 के बाद नेक्स्ट 14 यानी 18 तक, 18 कार्बन तक लिक्विड, तो ये 19 कार्बन से ऊपर वाले जो होते हैं, सो हायर वंस आर सॉलिड, ये लोग सॉलिड होते हैं। क्या चीज समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी खास बात, हम लोग सब जानते हैं दैट बिकॉज ऑफ अ डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ अ डबल बॉन्ड, यानी आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, द कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सच कार्बन इंक्रीजेस स्लाइटली, हल्की सी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, हल्की सी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है एंड देयरफॉर these alkenes have slightly, बिल्कुल हल्का सा, हल्की सी ज्यादा, slightly higher polarity देन अल्केन्स। अल्केन्स के मुकाबले इनकी पोलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्कीन्स की पोलैरिटी अल्केन्स के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ जाती है, जरा सी बढ़ जाती है, कारण डबल बॉन्ड का आ जाना। अच्छा, लोग पूछते हैं कि सर डबल बॉन्ड का कारण क्या होता है? देखो मेरा बच्चा लोग, क्या होता है जब कभी भी कार्बन में डबल बॉन्ड आता है, हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है ये हमेशा p ऑर्बिटल से बनता है, मतलब ये कार्बन sp3 में ना जाते हुए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा ताकि इसका एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाए। अब ऐसे केस में आप देखो कि sp2 के अंदर s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर 33.3% हो जाता है और p ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर 66.7% हो जाता है। आप देख लो, टोटल 3 ऑर्बिटल है, एक s और 2 p, इनमें से एक s मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया 33.3% परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक, है ना? परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्योंकि s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया, अगर मान लीजिए आपके पास में इसकी जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4, एक s ऑर्बिटल और 3 p, इसमें से एक है s मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 25%। मतलब जिन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इनमें परसेंटेज कैरेक्टर s का कम होता है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर s का बढ़ गया। अब s से क्या फायदा? ऐसा बोला जाता है कि s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होने के साथ साथ ये आपके न्यूक्लियस को पूरी तरीके से सराउंड करता है और न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है। s ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, और अगर ये न्यूक्लियस के क्लोज हैं तो न्यूक्लियस से बिल्कुल अट्रैक्टेड रहेंगे, न्यूक्लियस की तरफ रहेंगे, न्यूक्लियस इन्हें अपनी ओर खींच लेगा, और यही कारण होता है कि ये बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाती है।
ये कितना 134 पिकोमीटर हो जाता है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ 154 पिकोमीटर रहती है। तो ये 154, ये 134, साइज छोटा हो गया, मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अब क्योंकि न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिटल आ गया, न्यूक्लियस वेल एक्सपोज्ड हो गया। क्योंकि अगर ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहते तो न्यूक्लियस को दूर से घेर के रखते, तो न्यूक्लियस को बाहर का कुछ दिखता नहीं। लेकिन अब न्यूक्लियस ने इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया, अब उसको बाहर का भी दिख रहा है, क्योंकि सब पास में आ गए ना, तो अब उसको बाहर का भी दिख सकता है। तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ये एस ऑर्बिटल की वजह से होता है। तो जितना ज्यादा, याद रखना, जितना ज्यादा आपके एस ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। मतलब इस हिसाब से जो ट्रिपल बॉन्ड वाले रहेंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनके अंदर एक एस और एक पी होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक एस हो जाएगा, एक पी हो जाएगा, 50% एस 50% पी। तो वहां पर 50% एस ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। खैर ये बात हम कई बार कर चुके हैं, एक बार और कर ली, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा पीछे पीछे का भूल जाते हैं। कहावत है आगे पाठ पीछे सपाट वाली, पर आप लोग ऐसा मत करना मेरे बच्चा लोग, प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए तीसरी बात, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा गुलगुला, जो तुम्हारा इथीन होता है, इथीन इज कलरलेस, नो डाउट। आपका इथीन कलरलेस होता है, बट हैव अ वेरी फेंट, एकदम बिल्कुल फेंट स्वीट सी स्मेल, एकदम कम, एकदम कम, बिल्कुल मद्दी मद्दी सी, एकदम मद्दी मद्दी सी, एकदम कमजोर सी स्वीट सी फ्रेग्रेंस होती है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, बहुत हल्की सी। बाकी जितने भी होते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स, रेस्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बाकी सब कलरलेस और ऑर्डरलेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कीन्स का भी बॉइलिंग पॉइंट लो ही होता है, अल्कीन्स ऑल्सो हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग सब जानते हैं, जैसे हमने अल्कीन्स में पढ़ा था, बट एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बट एज द साइज, ऐसा लिखना चाहिए, बट एज द साइज ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस। बट अल्कीन का साइज कैसे बढ़ेगा? याद करो, होमोलोगस सीरीज में सिखाया था, एक CH2 इंक्रीज हो जाएगा। जब आप CH2 ऐड करते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में C2H4 है, इथीन, इसमें CH2 जोड़ दो तो ये बन जाएगा C3H6। प्रोपीन, इसमें CH2 जोड़ दो, ये बन जाएगा C4H8। ब्यूटीन, इसमें CH2 जोड़ दो, C5H10। पेंटीन। तो इस तरीके से इनका साइज बढ़ता जाएगा, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और ये क्यों बढ़ता जा रहा है? CH2 की वजह से। तो जैसे जैसे आप CH2 ऐड करते जाएंगे, अल्कीन का साइज बढ़ता जाएगा। एंड सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस। भाई अल्कीन का साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपके जितने भी वेंडर वॉल फोर्सेस है वो बढ़ने लग जाएंगे। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस वेंडर वॉल फोर्स एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब यहां पर बेस्ट एग्जांपल उठाकर देख लो, पहले 3 मेंबर गैस होते हैं, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर ही गैस है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। लेकिन बाद के 14 एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया। अब आपको इनको बॉइल करने के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन और बड़े वाले जिनमें और ज्यादा कार्बन होते हैं, 19 कार्बन, 20 कार्बन, 21 कार्बन, 25 कार्बन, 30 कार्बन, 40 कार्बन, ये सॉलिड्स होते हैं। क्यों? सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस बढ़ी तो वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, 2 अलग अलग अल्कीन्स के बीच में लगने वाले होते हैं। तो वेंडर वॉल फोर्स बढ़ गए, इससे आपका अल्टीमेटली क्या बढ़ गया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इनफैक्ट एक स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, विथ एवरी इंक्रीज इन, विथ एवरी इंक्रीज इन अ CH2 ग्रुप,
जैसे यहाँ पे एक अल्कीन में CH2 ग्रुप बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ 20 to 30 केल्विन, लगभग 20 से 30 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे मान लो एक रफ एग्जांपल बताता हूं, ईथीन का बॉइलिंग पॉइंट 170 केल्विन है, तो ईथीन के बाद आया प्रोपीन, तो प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट 190 हो जाएगा। प्रोपीन के बाद ब्यूटीन आया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 210 हो जाएगा। एक CH2 बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 केल्विन से इंक्रीज हो गया। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, चौथा पॉइंट यहां लिख देता हूं, बीइंग नॉन पोलर। भाई नॉन पोलर ही है ये, कोई इसमें पोलैरिटी थोड़ी है। मैंने तो आपको ये सिखाया था कि इसकी पोलैरिटी अल्केन से ज्यादा होती है, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि ये पूरा ही पोलर हो जाएगा, NaCl जैसा हो जाएगा या HCl जैसा हो जाएगा, इतना पोलर थोड़ी होगा। अरे भाई अगर अल्कीन की पोलैरिटी 0 है तो इसकी 0.33 है। अब 0.33 बोले तो नेग्लिजिबल, कोई मतलब ही नहीं इतनी कम पोलैरिटी का, इट इज नेग्लिजिबल। तो बीइंग नॉन पोलर, या नॉन पोलर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप लिख लो बीइंग लेस पोलर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई वाटर के अंदर तो पोलर सॉल्वेंट्स होने की वजह से, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से अपने अंदर पोलर चीजों को डिसॉल्व करेगा, लेकिन ये तो नॉन पोलर है या लेस पोलर है, तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहेगा बट सॉल्युबल इन बेंजीन। भाई बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, टॉल्यूइन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एक्सेट्रा। लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल पर ये फंडा काम करेगा। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, जल्दी से नोट करो, फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक गुलगुलो, आगे बढ़े। आई क्या बात है, क्या बात है, बड़ी मस्ती करने लग गया आजकल। चलो बहुत बढ़िया। तो नाउ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हेडिंग डाल लीजिए या केमिकल रिएक्शंस डाल लो, जो आपकी इच्छा हो। हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, एक ही बात है, प्रॉपर्टीज में रिएक्शन पढ़ाई जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। देखो बच्चा लोग, ऐसा नहीं बोल सकते कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होने की वजह से, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होने की वजह से यह हमेशा एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर लूजली हेल्ड अप पाई कार्बन, दे आर लूजली हेल्ड, बड़े कमजोर होते हैं। दीज पाई बॉन्ड्स आर इजी टू ब्रेक, दे आर वेरी इजी टू ब्रेक, बड़े आराम से टूट जाते हैं, इनको बड़े आराम से तोड़ दिया जा सकता है। और जो भी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी आपका एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कैन इजीली अटैक एंड फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? इस तरीके की केमिकल रिएक्शन के अंदर चीजें जुड़ेंगी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको अल्केन्स में क्या सिखाया था, अल्केन्स में क्योंकि ऑलरेडी चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं, अगर आपका क्लोरीन आया तो एक H यहां से एक Cl लेकर पहले बाहर होगा, अब H बाहर हो गया तो फिर क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली, मतलब एक जाएगा तो दूसरा आएगा, एक एटम जाएगा तो दूसरा एटम आएगा। इस तरीके की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। इस तरीके की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई बच्चा लोग? लेकिन यहां पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो कैसी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन। तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट अल्कीन्स ऑलवेज, अब यहां पर ऑलवेज के ब्रैकेट में आप लोग लिख लो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अल्केन्स, ऑलवेज हटा ही दो ना फिर, तो ऐसे लिख दो अल्केन्स मोस्ट ऑफ द टाइम शोज एडिशन रिएक्शन।
अब सर एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, 2 मिनट में बता देता हूं। अल्केन्स मोस्ट ऑफ द टाइम शोज एडिशन रिएक्शन। क्या है, बात समझ में आ गई? कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात? अच्छा, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए लिखवाया है क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। समटाइम्स यहां पर क्या होता है, इट ऑल्सो अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाती है। फ्री रेडिकल पहले बनेगा, एक एटम बाहर जाएगा तो उसकी जगह दूसरा एटम अंदर आएगा, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया था मैंने, ना लिखा हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक एक करके सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और किताबें इसको डाइहाइड्रोजन लिखती क्योंकि हम H2 की बात करते हैं, तो मैंने भी यहां पर H2 लिख दिया। वैसे पढ़ा चुका हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यहां पर अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। भाई तुम्हारे पास में अगर CH2 है, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ईथीन है तो H2 इसके अंदर ऐड कर दो और यहां पर आप कैटलिस्ट डाल दो, पैलेडियम डाल दो, प्लेटिनम डाल दो या निकेल डाल दो। एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर अटैक करके ये इसको इथेन में बदल देगा। तो ये तुम्हारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन हो गई। भाई ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम। अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इस एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब यहां पर आप लोग हेलोजेंस को ऐड करेंगे, यानी कि आपके X2 को, हेलोजन को ऐड करेंगे X2 को। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को स्टार बनाकर एक टेस्ट पढ़ाता हूं, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसको कुछ लोग ब्रोमीन टेस्ट भी बोलते हैं, ब्रोमीन टेस्ट। देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं ब्रोमीन एक लिक्विड है, Br2 एक लिक्विड होता है और ये कुछ रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, समवॉट रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ना। इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर मैं इस रेडिश ब्राउन कलर के ब्रोमीन के अंदर कोई अनसैचुरेटेड अल्कीन डालूंगा तो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल जैसी रिएक्शन ऊपर हुई थी कि एक हाइड्रोजन ने इधर अटैक किया था, एक हाइड्रोजन ने इधर अटैक किया था, ठीक वही चीज यहां पर होगी। एक ब्रोमीन यहां पर अटैक करेगा तो दूसरा ब्रोमीन यहां पर अटैक करेगा, और अब तुम्हारा जो कार्बन है वो इस प्रकार से सैचुरेट होकर विसिनाइल डाइब्रोमाइड बना लेगा। याद करो मेरे लाडलो, तुमको कल मैंने सिखाया था विसिनाइल डाइब्रोमाइड। अच्छा, अगर आप इसका IUPAC नेम करना चाहते हो तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये कहलाएगा इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो अब ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, मतलब पहले ये अनसैचुरेटेड था, ये बात पक्की है। तो अगर आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड था तो रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट हो गया। अब आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, पहले आपके रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कलर क्या था, रेडिश ब्राउन, लेकिन अब आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। नाउ योर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर था, क्यों? क्योंकि वो ब्रोमीन था, वो Br2 के फॉर्म में था, इसलिए उसका रेडिश ब्राउन कलर था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक ब्रोमीन ने इधर अटैक कर लिया, एक ब्रोमीन ने इधर अटैक कर लिया, ब्रोमीन खत्म ही हो गया, Br2 अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। अब ये ब्रोमीन तो आपके कार्बन से कनेक्ट हो गया, अब इसके पास में कलर थोड़ी रहेगा, तो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है इट बिकम्स कलरलेस। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का क्या होगा, इफ
द कलर ऑफ द सॉल्यूशन changes to colorless from रेडिश ब्राउन। आपका जो रेडिश ब्राउन है, अगर रेडिश ब्राउन से अगर आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर कलरलेस हो जाए, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के प्रेजेंस होने को ये कंफर्म करता है। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और वी कैन से ब्रोमीन टेस्ट। तो देखो केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन हो गई और आपके ब्रोमीन टेस्ट का ब्रोमीन टेस्ट हो गया। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो देखो आप इस केमिकल रिएक्शन का सिर्फ पढ़ने का एम नहीं होना चाहिए आपका कि हाँ ये जोड़ दिया हाइड्रोजन जैसा आगे बढ़ गए। ना 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 ना, इसकी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी लेवल पर क्या यूटिलिटी है वो समझो। स्टार बनाकर इसलिए लिखा है क्योंकि भाई साहब 100% पूछी जाने वाली चीजों में से एक है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब एक बात बताओ, क्या ये क्लोरीन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन एक गैस है, एक पीले कलर की गैस है। हमें लिक्विड चाहिए और हमें लिक्विड ब्रोमीन के फॉर्म में दिखता है, इसलिए इसको ब्रोमीन टेस्ट बोला जाता है। यूजुअली मैक्सिमम केसेस में यू विल सी द ब्रोमीन टेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? मतलब कि अगर आपके हेलोजन का कलर चेंज होकर कलरलेस हो जाए, मतलब ये अनसैचुरेटेड था तभी इसने खुद से जोड़ लिया, अदरवाइज जोड़ता क्या? अदरवाइज रिएक्ट ही नहीं करता। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दिस इज योर सेकेंड केमिकल रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करो, ऊपर वाली में रब कर रहा हूं मैं। एक रिएक्शन और लिख देता हूं, ये वाली रिएक्शन तो बच्ची थी, आप सब लोगों को अच्छे तरीके से आती थी। एक रिएक्शन अपन और करके देख लेते हैं भाई, हर जगह रिएक्शन करके देखना चाहिए। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, यहां पर प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 डाल दिया यहां पर मैंने। तब यहां पर क्या होगा? CH3 CH Cl, यानी एक क्लोरीन ने यहां अटैक करा, दूसरे क्लोरीन ने यहां अटैक करा, ये बन गया तुम्हारा CH2 Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। क्या है बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? श्योर, अच्छे तरीके से देख लो, पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए नोट करो नोट करो नोट करो, ठीक है? कोई परेशानी बच्चा लोग? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आ रही है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो यहां तो जरूरी है ही। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो तुम्हारा पहला चैप्टर आता है हेलो अल्केन हेलो अरीन, वहां तो भाई साहब भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, एडिशन ऑफ। देखो ये सारी केमिकल रिएक्शन कैसी है? एडिशन। इसमें चीजें जुड़ रही है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एटम जोड़ा या एक ग्रुप जोड़ा तो दूसरा बाहर निकाल लिया, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ चीजें जुड़ रही हैं। ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि तुम्हारा HX। अब इसको पढ़ाने से पहले मेरी एक बात समझ लेना। यहां पर HX के फॉर्म में आपको HF मिल सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल सकता है, आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड मिल सकता है। हमेशा ध्यान रखना इन सब के अंदर ये जो होता है ना गुलगुला, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये गुलगुला लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसके पीछे कारण समझो। देखो क्या होता है, फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, सबसे बड़ा भिकमंगा होने की वजह से, यह अपने हाइड्रोजन को ही नहीं छोड़ेगा। ये बोलेगा कि मेरे पास में हाइड्रोजन आ गया ना, अब मैं इसको छोड़ के रिस्क लेने का ही नहीं, मेरे को रिस्क लेने का इच नहीं है बाबा, अब रिस्क लेने का इच नहीं। एकदम बाबूराव गणपतराव आपटे की तरह बोलता है, ये अपने को रिस्क लेने का इच नहीं है बाबा, अब अपन कोई हेरा फेरी नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक एटम, एक हाइड्रोजन अगर इसके पास में आ गया तो इसको इतनी जोर से खुद से चिपका लेगा कि जाने ही नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है तो इसका बॉन्ड तोड़ना और आसान है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लीस्ट है इसलिए इसका बॉन्ड तोड़ना सबसे ज्यादा इजी है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो ग्रेट। अब यहां पर ये रिएक्शन दो तरीके से देखी जाती है। पहला, दैट इज एडिशन ऑफ HX in N या in a सिमेट्रिकल अल्कीन। जो तुम्हारा अल्कीन सिमेट्रिकल हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्ड कंपाउंड के बिल्कुल बीचों बीच में हो, या ऐसा बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और डबल बॉन्ड के राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। जैसे ये, जैसे कि ये, समझ में आ रही बात? ये हमेशा सिमेट्रिकल कहलाएंगे। अब अगर मान लो इसके साथ में आप HCl की रिएक्शन कर रहे हो, इसके साथ मान लो आप HBr की रिएक्शन कर रहे हो, तो अब यहां पर बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर कार्बन क्लोरीन किसको दूं, हाइड्रोजन किसको दूं? किसी को भी दे दो। अरे किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों सर? मैं क्लोरीन इसको देता हूं, ठीक है दे दो, हाइड्रोजन इसको देता हूं, ठीक है दे दो। तो क्या होगा? ये बन जाएगा C ट्याऊ ट्याऊ, क्लोरीन यहां लग जाएगा, C ट्याऊ ट्याऊ, और ये जो नया वाला H है यहां लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये CH3 हो गया और ये CH2Cl हो गया। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? CH2Cl CH3 ऐसे दिख रहा है ना। तो ये तुम्हारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो पहला कार्बन, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो इथेन। और क्योंकि दो ही कार्बन है 1 लगाने की जरूरत नहीं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर कभी मैं क्लोरीन इसको दे दूं और हाइड्रोजन इसको दे दूं, तो दे दो, इसको क्लोरीन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, तो क्या नाम बदल जाएगा? अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी तो क्लोरो इथेन ही कहलाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी हाइड्रोजन दे दो और किसी को भी हेलोजन दे दो। अब यहां पर आप देखो, मैं इसको H दे देता हूं 2, इसको ब्रोमीन दे देता हूं 2। अब ये हो जाएगा CH3 CHBr CH2 CH। देखो ये CH था, एक हाइड्रोजन का जाने की वजह से CH2 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इट विल बी कॉल्ड एज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर एक काम करें, प्लान में थोड़ा चेंज करना है, H इसको दे देते हैं और Br इसको दे देते हैं, तो क्या कोई तकलीफ? अरे अभी भी तो 2 ब्रोमो ही कहलाएगा। अब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। भाई IUPAC क्या कहता है? जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आया उसे छोटा नंबर दो। तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट साइड ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल है, कहीं पर भी हेलोजन जोड़ो, कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी पहले टाइप की रिएक्शन जिसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करा। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आता है सेकेंड टाइप, दैट इज दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अनसैचुरेटेड अल्कीन। आपका एक अल्कीन जो कि कैसा है लाड लो? अनसैचुरेटेड है। अब आप इस अनसैचुरेटेड अल्कीन में अगर HX जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब अनसैचुरेटेड अल्कीन का आज की तारीख में
सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे सामने है प्रोपीन। आप खुद देख सकते हैं CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड तो यू आर ऑब्जर्विंग 2 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड के राइट साइड यू आर ऑब्जर्विंग ओनली 1 कार्बन। ठीक है, अब मान लो इसके सामने आ गया HBr, तब यहां पर एक नहीं, यहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस होंगे। केस नंबर 1 में आप ब्रोमीन देंगे ट्याऊ 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 इसको, और H देंगे ट्याऊ 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 इसको, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इट विल बी कॉल्ड एज 1 ब्रोमो प्रोपेन। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ट्याऊ 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 यहां लग जाएगा, और H ट्याऊ 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 यहां लग जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा CH3 CHBr यहां आ जाएगा, और ये CH2 बन जाएगा, सॉरी CH3 बन जाएगा, CH2 तो पहले से था। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब सर ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें परेशानी क्या है, आपको क्या दिक्कत है? भाई मुझे दिक्कत यह है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा वही प्रोडक्ट लिखना चाहूंगा जिसकी मात्रा ज्यादा बनी है। भाई रिएक्शन हुई तो दो टाइप के प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा हमसे ये कहती है कि वही प्रोडक्ट लिखो जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो। ये मैंने आपको अल्केन्स में भी सिखाया था। जब मैंने अल्केन्स में आपको केमिकल प्रॉपर्टी में आइसोमेराइजेशन सिखाया था, तब मैंने हेक्सेन के आइसोमेराइजेशन में सिर्फ आपको 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन ही लिखवाया था, बाकी के नहीं लिखवाए थे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 मिथाइल पेंटेन की मात्रा बहुत ज्यादा बन रही थी, बाकी सबकी मात्रा कम बन रही थी, तो मैंने उनको लिखा भी नहीं था। यहां पर भी मैं वही चाहता हूं कि देखना चाहता हूं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मेजर क्वांटिटी में मेजर प्रोडक्ट कौन है। मेजर मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा है। तो यह देखा गया कि यहां पर ये वाला कंपाउंड मेजर बनना और ये वाला कंपाउंड माइनर क्वांटिटी में बना। अब लोगों के मन में सवाल आया कि यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? भाई ठीक है, मैंने बता दिया, तुमने मान लिया, तुम मेरी इज्जत करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो आप बोलोगे हाँ मृत्युंजय सर ने बोला तो ये ठीक है। लेकिन मृत्युंजय सर भी मन ही मन सोचेंगे ना कि यार ऐसा मैंने बताया तो क्यों बताया। तो इसके पीछे एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम था मार्कोनिकॉफ ने एक रूल सजेस्ट किया। सो अ रशियन साइंटिस्ट, जिनका नाम था मार्कोनिकॉफ ने एक रूल सजेस्ट किया जिसे बोला गया द मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला गया? द मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल क्या कहता है समझना। ये रूल कहता है दैट इन unsaturated hydrocarbons, the addendum। अब सर ये एडेंडम कौन सा डमडम है? तो देखो एडेंडम का मतलब समझो, ये जो तुम्हारा ब्रोमीन निकल रहा है यहां से, ये तुम्हारा मेजर एडेंडम है। भाई हाइड्रोजन की तो क्या वैल्यू, ये ऑलरेडी एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो कोई बदलाव नहीं करेगा। बदलाव कौन करेगा? तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। तो जो तुम्हारा एडेंडम है, अब देखो यहां पर तुम्हारा एडेंडम Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, OH हो सकता है, NO2 हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा एडेंडम हो सकता है। तो जो तुम्हारा एडेंडम होता है विल अटैक द कार्बन with least number of hydrogen, with least number of hydrogen, whereas the hydrogen will attack
द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबसे पहले बात समझना है कि ये कार्बन और ये कार्बन कौन से होंगे, जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। हमें इस कार्बन से कोई मतलब नहीं, ये तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, हमें मतलब इससे और इससे है। तो अब यहां पर आपका अडेंडम देखेगा कि मेरे को किससे कनेक्ट होना है। अडेंडम बोलेगा मैं उस कार्बन पर अटैक करूंगा जिसके पास में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला फैक्टर यहां पर काम करेगा। और आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या सोचेगा, आपका हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन। देखो इन दोनों में इस कार्बन के पास में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है। तो आपका अडेंडम, आपका ब्रोमीन किस पर अटैक करेगा, ये उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये आपका सबसे पहली बात तो मार्कोनिकॉफ रूल का फंडा हो गया, ये रूल हो गया, ये नियम है जो आपको फॉलो करना है। और इसी नियम को फॉलो करते हुए मैंने बोला कि मेरा अडेंडम बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन की कमी है। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये मेरा बहुत कम मात्रा में बना, इसलिए मैं अगर इसको ना भी लिखूं तो भी चलेगा। लेकिन अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मैकेनिज्म क्या है, हुआ तो हुआ क्यों, इस पर ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन आया क्यों, भाई दोनों कार्बन है, इतना भेदभाव क्यों। तो चलो मैकेनिज्म सॉल्व करते हैं। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालो मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चलिए तो अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। गाइस एक बात बता दूं, 12th में नहीं पढ़ाया जाता है। 12th में ये बोल दिया जाएगा कि तुम 11th में पढ़ के आए तो थे, और 11th में क्या बोल दिया था, तुम 12th में पढ़ोगे तो सही। तो ये बेचारा अटक जाता है, पर तुमको यहां पर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा जो ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने आता है आपका H और Br। अब आप लोग सब जानते हो कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ब्रोमीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के इस बॉन्ड को हेटेरोलेटिकली क्लीवेज कर देगा। तो यहां पर आपको कौन सा क्लीवेज देखने को मिलेगा, हेटेरोलेटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से यहां पर आपको मिल जाएगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, यहां पर CH3 लिखने का कोई काम नहीं था, CH3 अपन थोड़ा नीचे लिख देते। क्या ये बात समझ में आ गई, तो ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 हो गया। आओ यहां पर स्टेप नंबर 2 की बात करें। अब देखो गुलगुलो क्या होगा, अब तुम्हारा अल्कीन पिक्चर में आएगा। अल्कीन पिक्चर में क्यों आएगा, क्योंकि अल्कीन के पास में एक पाई बॉन्ड है, अल्कीन के पास में एक पाई बॉन्ड है, और हम लोग सब जानते हैं पाई बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, पाई बॉन्ड टूटना चाहता है, पाई बॉन्ड आपके हाइड्रोकार्बन को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मजबूरी में बनाया गया है, क्योंकि आपके इस कार्बन के पास में एक एटम की कमी है और इस कार्बन के पास में भी एक एटम की कमी है, तो ये टूटना चाहते हैं। और जैसे इनको पता चलेगा कि अभी अभी एक हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ है, और क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तुरंत इसको अल्कीन अपनी ओर अप्रोच करेगा, तुरंत इसको अल्कीन अपनी ओर अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के इसके पास में दो ऑप्शंस होंगे, इसको अप्रोच करने के अल्कीन्स के पास में दो ऑप्शंस होंगे। पहला केस, हाइड्रोजन जाकर इस कोने वाले कार्बन से बातचीत करेगा, बोलेगा मेरे को आप दे दो इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन सोचेगा मैं तो बहुत चतरा हूं भाई, मैं अपने इलेक्ट्रॉन का नुकसान क्यों करूं, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है,
क्यों ना मैं इस पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसको दे दूं, है ना। तो ये यही करेगा, ये कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसे प्रोवाइड कर देगा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी कि ये रह जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन एक नया बॉन्ड बनाकर यहां पर खुश हो जाएगा, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन असलियत में इस कार्बन का था, इसलिए इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्यों ना अब मैं इसको CH3 लिख दूं। ये तुम्हारा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 क्या होगा वो देखिए। अब केस नंबर 2 में क्या होगा, मैं इसको रब करूंगा ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं। अब केस नंबर 2 में ये हाइड्रोजन ट्याऊं 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 इस कार्बन से बात करेगा, बोलेगा मेरी मदद करो मदद करो। तो ये कार्बन बोलेगा कि अच्छा मदद मांगने आया है छोरा, भाई अपन अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं देंगे। हाँ, इस पड़ोसी वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तू रख ले और आजा दोस्ती कर ले। तो क्या होगा, जब ये सेकेंड टाइम इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, मतलब इसने इस कार्बन को खुद से जोड़ लिया और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया। और यहां पर बॉन्ड टूटने की वजह से इस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब हमने क्या करा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफाइल ने खुद को ऐड कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई, आपके पास में 2 प्रकार के कार्बोकेटायन बन गए। एक ये बन गया कार्बोकेटायन जो कि प्राइमरी टाइप का है। देखो प्राइमरी टाइप का क्यों है, क्योंकि इस कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में 2 हाइड्रोजन है और पीछे एक अल्काइल ग्रुप है ये वाला, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। लेकिन ये कार्बोकेटायन किस टाइप का है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। क्यों सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के पास में एक अल्काइल ग्रुप इधर है, या मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप खुद देखो कि इस कार्बन के पास में जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके लिए रोएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये जो मोटा मोटा अल्काइल ग्रुप है, हम लोग सब जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट कर देगा, बोलेगा थोड़ी देर रुक जा, जब तक कुछ व्यवस्था हो रही है ले मेरे इलेक्ट्रॉन से काम चला ले। मतलब इसके पास में 5 रोटी है, इसके पास में एक भी नहीं है, तो ये अपनी एक रोटी तो इसको थोड़ी देर के लिए दे सकता है कि तू एक खा जब तक और आती है। अच्छा, नीचे एक और दानवीर बैठा हुआ है, ये भी मोटा सा बल्कि ग्रुप है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए तो इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा। तो ये इस कार्बन को कुछ देर के लिए स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। हम लोग सब जानते हैं कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप इस केटायन से जुड़ेंगे, ये उसको अपना इलेक्ट्रॉन देकर, वे पूरी तरीके से नहीं देंगे लेकिन हल्का सा तो शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। भाई कार्बन और हाइड्रोजन जहां जुड़ जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा डोनेट करने के काम में आता है। ये ऑक्सीजन तो है नहीं, ये क्लोरीन ब्रोमीन तो है नहीं जो खींच लेंगे, ये डोनेट करते हैं, ये देना चाहते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करना चाहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ही थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये वाला केटायन आपका मोर स्टेबल हो गया, STABLE। लेकिन यहां पर क्या लफड़ा हो रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, काफी बल्कि है, काफी मोटा है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो कार्बन की तरफ जा रहा है वो तो एक ही जा रहा है, बाकी ये छोटू सा मुन्ना है और ये छोटू सा मुन्ना है। ये मुन्ना अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, मिर्जापुर क्या खास संभालेगा। ये 2 मुन्ना अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, मिर्जापुर क्या खास संभालेंगे, जो भी है अपने कालीन भैया को ही करना है। तो यहां पर थोड़ी अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इस कार्बन के पास में 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन है जो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं।
सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहां पर आपके पास में 2 अल्काइल ग्रुप है और 2 अपोजिट डायरेक्शन से, एक नीचे से और एक ऊपर से इसको सप्लाई दे रहे हैं। ऐसा भी इमेजिन करो कि एक बाइक है, ये बाइक का हैंडल है, ये बाइक की टंकी है, ये बाइक की सीट है ना, ये साइलेंसर है, अच्छी खासी अपनी बाइक है। यहाँ पर एक मोटे से अंकल बाइक चला रहे हैं, एक आंटी पीछे बैठी है और एक बीच में छोटा सा बच्चा बैठ गया टू 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 टू। अब ये छोटा बच्चा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब ये छोटा बच्चा बाइक से गिरेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे ये इसके पापा को पकड़ के बैठा है और पीछे से इसकी मम्मी ने इसको पकड़ के रखा है, तो यहाँ पे तकलीफ नहीं है। लेकिन इसको देखो, एक बाइक है, टू 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 टू, ये बाइक का हैंडल है, ये बाइक की टंकी है, ये बाइक की सीट है, टू 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 टू। यहाँ पर एक मोटे से अंकल बाइक चला रहे हैं, टू 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 टू, और इनकी वाइफ इनको चिपक के बैठ गई, नहीं मैं मेरे पति के साथ बैठूंगी, और छोटे बच्चों को यहाँ बैठा दिया, चाहे तू पीछे बैठ, टू 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 टू। अब क्या होगा? जब पति चलाएगा धूम मचा ले धूम, ये पीछे से गिर जाएगा क्योंकि इसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। वैसे स्थिति यहाँ हो गई कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को होल्ड करने वाला कोई है ही नहीं, ये 2 छोटे छोटे लोग हैं, बस एक ही आगे बैठे हुए। तो ये इनको कितनी देर तक सपोर्ट कर पाएगा? ये दोनों इसको कितनी देर तक रोक पाएंगे? बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कभी भी दचके में गिर जाएगा। समझ गए? तो बेसिकली जो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले। तब तुम मेरे को एक बात बताओ, ये इन्वायरमेंट में बनेगा, ये रिएक्शन होते वक्त जब हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा और इसको बनाएगा, ये स्टेबल होने की वजह से इन्वायरमेंट में ज्यादा देर तक रहेगा, इन्वायरमेंट में ज्यादा टाइम तक रहेगा। ज्यादा टाइम तक रहेगा तो आपके स्टेप नंबर 3 में जब ब्रोमीन नेगेटिव आएगा तो उसको ये पड़ा हुआ दिखेगा कि हाँ ये तो बन के तैयार है। और क्योंकि अब ये ब्रोमीन, अब देखो ब्रोमीन आ गया, अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर का हो जाएगा। अभी इसको तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो ब्रोमीन जाकर ट्याऊ ना नाउ ना 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 नाउ ना ना नाउ इस पर अटैक करेगा। अब क्योंकि ये स्टेबल है, इन्वायरमेंट में ज्यादा देर है, ब्रोमीन को ये बनता हुआ दिखाई देगा, ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा और जाकर इससे जुड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये बनेगा, ब्रोमीन को देखेगा, ब्रोमीन इसकी ओर बढ़ेगा, उतने में टूट जाएगा। तो जब ब्रोमीन इसके पास तक पहुंचेगा, देखा है गायब, अभी तो था, अब गायब कैसे हो गया? फिर ये बनेगा, रिएक्शन लगातार चल रही है, फिर बनेगा, फिर एक नया ब्रोमीन इसको देखेगा, ओ केटायन, चलो अटैक करें। जैसे ब्रोमीन इसकी तरफ पहुंचा, ये फिर टूट जाएगा, ये फिर किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देगा, क्योंकि कम स्टेबल है ना। तो ब्रोमीन चाह कर भी इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अनस्टेबल है। तो ब्रोमीन, अब वो वाली बात हो गई कि आप अंधी चुंदी में निशाना लगा रहे हो। जैसे कि मैंने हवा में एक प्लेट फेंकी, तुमने गोली चलाई, डिश मिस हो गई। फिर मैंने हवा में प्लेट फेंकी, डिश, तुमने गोली चलाई, मिस हो गई। फिर मैंने हवा में प्लेट फेंकी, डिश, तुमने गोली चलाई, फिर मिस हो गई। 10-15 प्लेट में से कोई एक फोड़ पाओगे, 100 प्लेट में से 10 फोड़ पाओगे। मतलब बहुत रेयरली कभी तुक्का लग गया कि ब्रोमीन यहां से निकला 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 और एकदम से ये बन गया और ये दोनों टकरा गए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होना बहुत कम है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ये लक पर डिपेंड करेगा कि इसका बनना हो और इसका इस पर अटैक करना हो, ये लक पर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, और क्योंकि ये स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो दिस इज हाउ योर मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल वर्क्स। 3 स्टेप में काम होगा, 3 स्टेप में काम होगा। पहले स्टेप में HBr हेटेरोलाइटिक टूट के H पॉजिटिव Br नेगेटिव बनाएगा। दूसरे स्टेप में तुम्हारा प्रोटॉन 2 तरीके से अटैक करेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। सेकेंडरी केटायन मोर स्टेबल, प्राइमरी केटायन कम स्टेबल। कम स्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट कम बनेगा, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स इट, नोट करो। फिर अपन चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे, समझते हैं चीज को। नोट करो उसको जब तक। हाँ मेरे रसगुल्लो गुलगुलों से रसगुल्लो, डायबिटीज हो जाएगी मेरे को किसी दिन चलो आगे बढ़े। ओके, तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे बच्चों,
ये हो गई आपकी बात यहां पर कंप्लीट। मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल समझ में आ गया। चलिए अब आप लोगों को एक सवाल देता हूं, जरा सवाल करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी आंसर, ठीक है। चलिए तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ हो रहा है, ठीक है। और आपको अब इसके अंदर बताना है, ये कैटलिस्ट डाल दिया मैंने, आपको बताना है इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। बनाओ भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब आ जाएगा सर CH3 CH2 CHBr CH3, ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। एज सिंपल एज दैट। मार्कोनिकॉव रूल हमने लगाया। हमने मार्कोनिकॉव रूल के तहत ब्रोमीन को यानी हमारे अडेंडम को ऐसे कार्बन से जोड़ दिया जिसके पास में हाइड्रोजन का नंबर कम है, और हाइड्रोजन को उस कार्बन से जोड़ दिया जिसके पास में कार्बन का नंबर ज्यादा है। मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। सही बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। अब ये हो गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट। अब आपका दिमाग घूमेगा, दिमाग ठरकेगा, बोलेगा भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसी बात हुई यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बैचो, यहाँ पर मैंने पेरोक्साइड डाला है। आप देखें मैंने एरो के ऊपर एक पेरोक्साइड लगाया है। C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, O के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट इज योर पेरोक्साइड। हमने यहां पर पेरोक्साइड डाला है, तो पेरोक्साइड की वजह से यहां पर कुछ उल्टा हो गया, यहां पर कुछ उल्टा हो गया। सो बेसिकली दिस इज a new law, a new principle called as anti-Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule, या इसको एंटी-मार्कोनिकॉव लॉ बोल लो या खराश लॉ। एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, खराश एंड मैयो। मैयो कौन? वो अपना गोलमाल वाला तुषार कपूर, मायो। तो मायो, तो दो साइंटिस्ट थे, खराश एंड मायो। खराश, इससे गले में परमानेंट खराश थी, एंड हमारा तुषार कपूर आया मायो। इन दो लोगों ने एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑब्जर्व करा कि जब कभी भी आप आपके HBr को इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ट्रीट करते हो तो यहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट ये हो जाता है और ये हो जाता है तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट। यानी कि ये मार्कोनिकॉव लॉ के उल्टा चला गया, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, that when an unsaturated hydrocarbon is treated with HBr। बेटा यहां पर एक खास बात याद रखने की ये है कि यहां पर ये रूल इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट applicable for HCl and HI। HF के लिए तो कोई भी नहीं होता, HF तो पिक्चर में ही नहीं है। ये HCl और HI के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है। बताता हूं क्यों मैं। सो इज ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन द एडेंडम। भाई यहां पर आपका एडेंडम कौन है? आपका Br। देन द एडेंडम, जो आपका एडेंडम है, विल अटैक द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर रूल उल्टा हो जाएगा, यहां पर एडेंडम उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, एंड
हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन विल अटैक द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में हाइड्रोजन की कमी है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज खराश लॉ। कोई दिक्कत गुलगुलो, कोई परेशानी? अब यहां पर मुझे आपको दो बातें बतानी है कि पेरोक्साइड डालने से ऐसा क्या हो गया कि रूल पलट गया, और दूसरा HI और HCl के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मेरे लाडलो, मेरे बकुड़ो, मेरे हापूस आमो और मेरे हापूस आम की गोटले। हा, ठीक है, चलिए, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, टू मच ग्रेट। हाँ जी, तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो तुम्हारा HCl होता है, इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है ना, इज वेरी हाई। इसकी बॉन्ड इंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होती है, इसीलिए यहां पर HCl का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होमोलेसिस करना मुश्किल होता है। देयरफॉर इट्स होमोलेसिस इज नॉट पॉसिबल, इसका होमोलेसिस होना इम्पॉसिबल है। मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम करेगा। आपने मार्कोनिकॉव में क्या देखा था कि ये तुम्हारा HCl है, तो ये हेट्रोलेटिक क्लीवेज करके H पॉजिटिव अलग कर देगा, Cl नेगेटिव अलग कर देगा। फिर ये H पॉजिटिव अल्कीन पर पहले अटैक करेगा दो तरीके से, एक सेकेंडरी बनाएगा, एक प्राइमरी बनाएगा, फिर क्लोरीन उन पर अटैक करेगा। ये सीखा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर आपके पेरोक्साइड डाल दिया है हमने, तो ये चीज तो इम्पॉसिबल है। दूसरा, जो तुम्हारा HI है, ये फ्री रेडिकल के तहत टूट तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहां पर जब 2HI टूटेगा तो ये आयोडीन इतना बड़ा एटम है और इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि ये दोनों आयोडीन आपस में जुड़कर आयोडीन गैस बन के उड़ जाएंगे। ये आपको वक्त ही नहीं देंगे रिएक्शन करने का। तो आयोडीन के साथ में क्या पॉसिबल नहीं है कि जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत टूटता है, ट्यूं 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 ट्यूं, तो ये आयोडीन आपस में जुड़कर आयोडीन गैस बन के बाहर उड़ जाता है और HCl टूटता ही नहीं है। इसलिए ये रीजन होता है कि कभी भी आपको अगर खराश लॉ या एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना है, तो कभी भी ये रिएक्शन HCl और HBr के साथ, HCl और HI के साथ देखी नहीं जाती। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। विद HI, हाइड्रोजन एंड आयोडीन बॉन्ड ब्रेक्स एंड आयोडीन गैस इज फॉर्म्ड एंड HCl का बॉन्ड टूटता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपने रिएक्शन में जो पेरोक्साइड डाला था, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, आप चाहो तो कोई और पेरोक्साइड भी ले सकते हो, ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। आप H2O2 ले लो, Na2O2 ले लो, आपकी इच्छा, आपको जो करना है करो। यहां पर सबसे पहले पेरोक्साइड लिंकेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत टूट जाएगा, तो यहां पर बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O ट्याऊ 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 और ट्याऊ 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 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब आप देखो, ये ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचा हुआ है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्या ये चुप बैठेगा? नहीं, ये फ्री रेडिकल है, ये चुप नहीं बैठेगा, ये इस कार्बन पर लोड डालेगा। ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से खुद को तोड़ लेगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से खुद को तोड़ लेगा। इसकी वजह से ये बॉन्ड अलग हो गया ट्यूं, ये बॉन्ड अलग हो गया ट्यूं, और ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप करके C डबल बॉन्ड O बना लेगा, N डबल बॉन्ड O बना लेगा। यहां पर भी ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में C डबल बॉन्ड O बना लेगा और बाहर हो जाएगा। मतलब ये क्या बन गया, CO2 बन गया। जी हाँ, तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ CO2 बाहर। और क्या बचा, यहां पर बचा C6H5 और एक इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल, तो ये तुम्हारा बेंजीन फ्री रेडिकल बन गया। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत
जब आपका पेरोक्साइड टूटेगा तो आपको C6H5 यानी कि आपको बेंजीन का फ्री रेडिकल मिलेगा, बेंजीन इन द फ्री रेडिकल फॉर्म। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तुम्हारा C6H5 नाम का फ्री रेडिकल के सामने जब तुम्हारा HBr आएगा, जब तुम्हारा HBr आएगा तो यहां पर HBr फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत टूट जाएगा। हमने बोला था कि HBr का फ्री रेडिकल होना आसान है, HCl और HI का नहीं। और HI का इतना इजी है कि जैसे ये H इससे जाके कनेक्ट होगा, दूसरा आयोडीन आएगा और I2 बन के बाहर हो जाएगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होकर इसको बेंजीन बना देगा, C6H6, ये तुम्हारा बेंजीन बन गया। और यहां बचा तुम्हारा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा, आयोडीन का नहीं पड़ा रह सकता। दूसरा आयोडीन का फ्री रेडिकल आएगा और दोनों आयोडीन जुड़ के I2 बन के बाहर हो जाएंगे। ब्रोमीन के केस में ऐसा नहीं है, ब्रोमीन का साइज छोटा है, स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा रुकेगा। अब कौन आएगा इसके सामने, एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके सामने आ गया तुम्हारा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब ये दो तरीके से काम करेगा। पहले ये ब्रोमीन अटैक करेगा ये कोने वाले पर, तो कोने वाले पर होने की वजह से यहां पर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ये बॉन्ड फ्री रेडिकल तरीके से टूट जाएगा। यहां पर दिखेगा CH3 CH के ऊपर अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CH2 और यहां पर अटैच हो जाएगा Br। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या होगा, अब ये ब्रोमीन जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH, Br यहां पर कनेक्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा CH2 और फ्री रेडिकल। दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये वाला फ्री रेडिकल में एक अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप इधर है जो इसको सपोर्ट दे रहा है इधर से, और एक बल्कि ग्रुप इधर है जो इसको सपोर्ट दे रहा है इधर से। तो इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन को दो तरफ से सपोर्ट मिलने की वजह से इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। हाँ, और यहां पर देखो इस फ्री रेडिकल को सिर्फ पीछे से सपोर्ट आ रहा है एक तरफ से, ये यहां से। ये तो दो हाइड्रोजन है इसके छोटे छोटे से, ये हाइड्रोजन खुद को नहीं संभाल पा रहे, इसको कहां संभालेंगे, तो इसको कम सपोर्ट मिलने की वजह से ये लेस स्टेबल हो गया। भाई इसके पास में फ्री रेडिकल है तो इसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये भी इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, तो इसकी तलाश को कुछ देर के लिए रोकने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, सॉरी रिलीज कर रहा है, लेकिन इसके पास में दो लोग हैं, एक यहां से और एक यहां से, तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अब आप खुद ही समझ जाओ, अब आप खुद ही समझ जाओ कि जब स्टेप नंबर 4 में तुम्हारे पास में एक फ्री रेडिकल ये है CH3 CH CH2 Br और एक फ्री रेडिकल ये है CH3 CH Br CH2, ये दो फ्री रेडिकल्स हैं। जब एक वापस से HBr इसके सामने आएगा, मैं इसको यहां से कवर कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब जब इन्वायरमेंट में वापस से एक नया HBr आएगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन, ये जो फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन है, ये या तो इस पर अटैक करेगा या तो इस पर अटैक करेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि ये वाला लेस स्टेबल है, क्योंकि ये वाला लेस स्टेबल है, LS मतलब कि लेस स्टेबल, ये बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इस तक पहुंचे उसके पहले ये टूट जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनाकर देगा CH2 CH Br CH3, ये बहुत ज्यादा माइनर क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल का प्रोडक्ट है। लेकिन जब तुम्हारा हाइड्रोजन जो कि यहां से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूट के अलग हुआ है, ये जब आएगा और इस पर अटैक करेगा, तो इस पर अटैक करने के बाद में ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल का प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए यहां पर थराश प्रिंसिपल के अंदर या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से वर्क करता है। यहां पर ये पूरी तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर वर्क करता है, ये पूरी तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा आपको आपके एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल के अंदर और मार्कोनिकॉफ के अंदर हेट्रोलेटिक क्लीवेज। इसीलिए दोनों के अंदर एक बेसिक फर्क आ जाता है, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड टूट के पहले ये एक फ्री रेडिकल बनाता है, तो ये फ्री रेडिकल पहले HBr के हाइड्रोजन को जोड़ के बेंजीन बन के लोग ब्रोमीन को छोड़ देता है। अब यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करता है दो जगह पे, तो ब्रोमीन के अटैक की वजह से फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फ्री रेडिकल स्टेबल है, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल है। जो स्टेबल है उस पर दूसरे HBr का जो H निकलेगा वो इजीली अटैक कर पाएगा। दूसरे HBr का जो H निकलेगा अगर इस लेस स्टेबल पे आएगा, जब तक वो इस तक पहुंचेगा ये बन के वापस टूट जाएगा, बन के वापस टूट जाएगा, बन के वापस टूट जाएगा, तो इस पर अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो ये माइनर हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा। मैंने इसको मेजर नहीं लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेजर बोले तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो बनेगा, और हम लोगों को उसी पर ध्यान रखना है जो ज्यादा मात्रा में बने। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। बाकी की केमिकल प्रॉपर्टी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ग्रेट डे।